गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, अब तक मैंने आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के अंतर्गत ये बतलाया कि किस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तत्पश्चात यह बतलाया कि कुल उत्पादन और कुल रोजगार में इनका क्या महत्व है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको बतलाया कि कुल उत्पादन यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोटे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के ये तीनों क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही होता है। अब आज का जो प्रश्न है उसमें अब आपको जो पढ़ाया जाएगा उसको आगे की कक्षाओं में नाम दिया गया है संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस। यानी भारत की जीडीपी में जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं वह कुल 100 रुपये की आमदनी में जो जीडीपी होता था उसमें आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद के समय में कितना प्रतिशत योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता था, कितना प्रतिशत योगदान द्वितीयक क्षेत्र का होता था और कितना प्रतिशत योगदान तृतीय क्षेत्र का होता था। और वर्तमान में अब इन तीनों क्षेत्रकों का योगदान क्या है, इस दौरान जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको परिवर्तन मिलेगा। इसी परिवर्तन का अध्ययन हमें अब करना है, जिसको कहा गया है कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, हिस्टोरिकल चेंजेस इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन जीडीपी ऑफ इंडिया। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में जो कुल आय होती थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता था, कृषि व संबंधित क्रियाओं का होता था, क्योंकि तब देश में न इतने उद्योग धंधे थे, न इतने कल कारखाने थे, न इतनी सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्रों की इतनी सारी विविध सेवाएं उपलब्ध थीं। मोटे तौर पर भारत गांवों का देश था और देश की 75% से ज़्यादा जनसंख्या गांव में कृषि पर निर्भर थी। और जो उत्पादन देश का होता था वो उसमें अधिक से अधिक कुल उत्पादन में कृषि का योगदान होता था। जब इस ऐतिहासिक परिवर्तन को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें दिया हुआ है कि पहले कृषि था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नई तकनीकी आई और उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र का धीरे धीरे स्थान बढ़ता गया। कृषि से परिवर्तित होते हुए उत्पादन की एक बड़ी मात्रा उद्योगों द्वारा प्रारंभ हो गई और फिर जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, समय का परिवर्तन हुआ, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि और उद्योग से ज़्यादा सर्विस सेक्टर तृतीयक क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो आइए हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, आपको जो दिया हुआ है सारी बातें, इसको जो पढ़ेंगे इसको मेन हम दिखाते हैं कि कैसे परिवर्तन हुआ भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आप इस दंडारेख को ध्यान से देखिए। आरेख 1 में दिखाया गया है कि ये प्राथमिक क्षेत्र आपका है जिसको कि नीले कलर से दिखाया गया है। द्वितीयक क्षेत्र को, जो विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र है, उसको लाल रंग से दिखाया गया है और हरे रंग से तृतीयक क्षेत्र को, टर्शियरी सेक्टर को दिखाया गया है। ये 73-74 में आप देखिए भारत की ये 5 लाख करोड़ के ऊपर है, ये 6 लाख करोड़ की
जीडीपी पैदा होती थी देश में, उसमें लगभग कितने हिस्सेदारी प्राथमिक से क्षेत्र की थी, कितनी हिस्सेदारी द्वितीय क्षेत्र की है, और इसी तरह से तृतीय क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है। और फिर 2013-14 में यह दर्शाया गया है कि किस तरह से भारत की जीडीपी वो बढ़ करके 5 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और फिर आप देखिए कि प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों का योगदान किस प्रकार से परिवर्तित हुआ। जहां देखिए नीली लाइन बड़ी है, यानी कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा है 73-74 में कुल उत्पादन में, लेकिन वो घट करके ये नीली लाइन, तो देखिए समय के साथ साथ ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हो रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र जो ज़्यादा योगदान था उसका कम हो रहा है, द्वितीयक का योगदान बढ़ा और तृतीयक का योगदान इससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसी चीज़ को यहाँ पर प्रतिशत में दर्शाया गया है कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन था प्राइमरी सेक्टर का, कितना परसेंट सेकेंडरी सेक्टर का, कितना परसेंट टर्शियरी सेक्टर का। ये 73-74 में और 13-14 में उसी को प्रतिशत में दिखाया गया है। आइए हम आपको एक अलग टेबुलेशन के माध्यम से इसको दर्शाते हैं। आप इस टेबुलेशन के माध्यम से इसको आप देखेंगे, इसमें मैंने दर्शाया है, आपको ध्यान से इस टेबुलेशन को देखिए और इसे बनाने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अब आइए पहला पार्ट जो है जीडीपी के संदर्भ में, इसमें आपको दिखाते हैं हम जीडीपी के संदर्भ में कि किस तरह से जो ये सबसे पहले देखिए सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में जीडीपी के में योगदान के प्रतिशत के संबंध में जो दंड चित्र आपको कलर से दिखाया गया है उसी को हमने टेबुलेशन कर दिया है। अब आप इसको टेबुलेशन में देखिए, पहले है फर्स्ट है आपका ये प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें वर्ष 73-74 में कुल 100 रुपये की जो यहाँ आमदनी है उसमें 40 रुपये की आमदनी, 40% आमदनी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, कृषि व संबंधित क्रियाओं के क्षेत्र का, और द्वितीय क्षेत्र का 12% है, और तृतीय क्षेत्र जो सेवा का क्षेत्र है उसका 48% है। इस तरह से 12% और 40% और 48% मिल करके ये आपका 100% हो जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से 100 रुपये की जो जीडीपी होती है उसमें किस तरह से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 73-74 में है। अब आइए 13-14, ये लगभग 73 और 27 13 30 आपका समझिए ये 43 सालों में किस तरह से परिवर्तन हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़कर के 12% हो गया, 40 से 12%, जो 100 रुपये की जीडीपी उसमें 12%, द्वितीय क्षेत्र का 12 से बढ़कर के 20% हो जाता है, और तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर के 48 से 68 फ्रॉम 48 टू 68% हो जाता है। इस तरह से ध्यान से देखिए ये परसेंटेज आपको दिखाया गया है, यानी 100 रुपये में जहां 1973-74 में कृषि 40 रुपये देती थी, अब वह 12 रुपये का उसका योगदान हुआ, और द्वितीय क्षेत्र का में थोड़ी वृद्धि हुई, यानी औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई 12 से 20, और तृतीय क्षेत्र में 48 से 68% की वृद्धि हुई है। अर्थात द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, प्राथमिक क्षेत्र का गिरा है। ये आप जो है यहाँ जो टिप्पणी दी गई है, इस टिप्पणी को विशेष करके आप अपने नोट्स में ध्यान से रख लीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में प्रतिशत योगदान में भारी गिरावट आई, द्वितीयक में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन तृतीय क्षेत्र में वृद्धि तेज हुई। तो इस तरह से अब ये रहा आपका। अब दूसरा पार्ट है, आपको इसकी स्टडी करने के बाद इसके दूसरा पार्ट आपको देखना है कि किस तरह से हमारे
रोजगार, जो काम करने वाले लोग हैं, यानी देश की जो 100% जनता कार्य करने वाली थी, उसमें से कितने प्रतिशत जनता जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में। यदि आप रोजगार में लगे हुए कार्यशील जनसंख्या की प्रतिशत देखेंगे तो वर्ष 72-73 में आप देखिए 74% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। यानी अधिकांश जनसंख्या अपना जीविकोपार्जन 74% जीविकोपार्जन वो प्राथमिक क्षेत्र से करती है। द्वितीय क्षेत्र में यदि आप देखते हैं तो 11% जनसंख्या कार्य में लगी हुई है और तृतीय क्षेत्र में 15% जनसंख्या कार्य में लगी हुई है। अब ध्यान से देखिए 72-73 का ये आंकड़ा कि अधिकांश 3/4 लोग, हर में 4 काम करने वालों में से 3 जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में जीविकोपार्जन कर रहा है। 11% लोग, 74% वहाँ, 11% द्वितीय क्षेत्र और 15% तृतीय क्षेत्र। अब आइए देखिए ये कि 11-12 में क्या परिवर्तन हो रहा है इन क्षेत्रकों का रोजगार देने में। प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी 49% लोग, 11-12 में 49% लोग अभी भी कार्यरत हैं और 24% लोग द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत हैं और तृतीय क्षेत्र में 15 से बढ़कर के 27% कार्यरत हैं। यानी 100 लोग जो नीचे दिया हुआ है, देखिए 100% लोग जो काम करने वाले हैं उसमें 27% तृतीय क्षेत्र, 24% द्वितीय क्षेत्र और 49% लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो जहां एक और आप दूसरी इस टेबल को देखिए, जहां एक और आप देखिए कि 40 से 12% इतनी भारी कमी हुई योगदान की कृषि की, यानी कृषि से ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो तृतीय क्षेत्र में इस पर आरंभ हुआ, द्वितीय क्षेत्र में बढ़ा। लेकिन रोजगार के मामले में अभी भी आज भी कृषि में ज़्यादा लोग निर्भर हैं, जो ये दर्शाता है कि बेरोजगारी इस देश में, अल्प बेरोजगारी या जिसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी जहाँ कृषि में 4 आदमी की आवश्यकता है वहाँ 8 लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनको दूसरे क्षेत्रों में रोजगार नहीं है, इसलिए विवशता के कारण वह आज भी कृषि में लगे हुए हैं। इसी को छिपी या प्रच्छंद बेरोजगारी कहते हैं। यानी अगर जहाँ पर 4 व्यक्ति की ज़रूरत है और वहाँ 8 लोग परिवार के कार्यरत हैं, चूँकि काम परिवार के सदस्य हैं तो वो कार्यरत हैं। यदि उनमें से 4 लोगों को हटा भी दिया जाए उत्पादन से, कार्य से, तो उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखने में 4 लोग एक्स्ट्रा, जो 4 की जगह 8 लोग, यानी 4 एक्स्ट्रा जो लोग लगे हुए हैं, वो ऊपर से देखने में तो कार्य में लगे हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो उनको यदि कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को छिपी और प्रच्छंद या गुप्त बेरोजगारी का शिकार कहते हैं। ये कृषि क्षेत्र में है, इसलिए 74 से देखिए ये अभी भी 49 पर बनी हुई है, जबकि यहाँ 40 से 12 योगदान हो गया। और तृतीय क्षेत्र जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इधर ध्यान दीजिए आप, तृतीय क्षेत्र में 48%, जहाँ कुल उत्पादन है बढ़कर के 68% हो गया है। आप अपनी पुस्तक में तो दंडा रेख दिया हुआ है रोजगार का और सकल घरेलू उत्पाद का, दोनों के प्रतिशत को आप देखिए दंडा रेख के द्वारा, तो लगेगा आपको कि जहाँ ये 48 से 68% हुआ, लेकिन रोजगार देने में ये केवल 15 से 27% हुआ। यानी जिस अनुपात में कुल उत्पादन में वृद्धि किया तृतीय क्षेत्र, उस अनुपात में रोजगार बढ़ाने में नहीं किया है। आप जो यहाँ टिप्पणी दी गई है, यहाँ पर जो टिप्पणी दर्शाई गई है, उसको आप देखेंगे तो उस टिप्पणी में आपको ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब ध्यान से इस दंडा रेख को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत रोजगार प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र ने दिया और सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान रहा। ये चित्र रोजगार का दिया हुआ है, जिसको हमने टेबुलेशन में दिखाया है, वो दंडा रेख के रूप में यहाँ दर्शाई गई है। ये दर्शाती है, देखिए ध्यान से, कि
जहाँ कृषि में 74% लोग लगे हुए थे, नीले रंग के कलर में देखिए, तो अभी भी आज भी ये आप देखिए कि आज भी 49% लोग कृषि में लगे हुए हैं, जहाँ 74% लोग थे। और तृतीय क्षेत्र में जहाँ 15% थे, आज भी 27%। वृद्धि केवल 12% की हुई है। और उद्योगों में थोड़ी वृद्धि ज़्यादा हुई है, जहाँ 11% थे, बढ़ कर के 24% हुए हैं। तो ये ध्यान से आप इस पूरे चित्र को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये रोजगार देने में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन उस प्रकार से नहीं आया जिस प्रकार से घरेलू उत्पाद में कंट्रीब्यूशन में है। अब प्रश्न उठता है कि आपने देखा कि रोजगार में कि किस तरह से सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा। ये बड़ी रेखा बताती है ग्रीन कलर की, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसका मेन पॉइंट है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। ये आप इसको ध्यान से नोट कर लें कि क्या कारण है भारत के जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र के योगदान बढ़ने के कारण। पहला आप इसमें लिख सकते हैं, ये है सरकार द्वारा बुनियादी सेवाओं में वृद्धि। पहला जो पॉइंट है आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, यानी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कम हुआ और तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो उसमें क्यों बढ़ा सर्विस सेक्टर का? क्योंकि सरकार द्वारा बुनियादी सेवाओं में वृद्धि। सरकार ने अस्पताल बनवाए, शैक्षिक संस्थाएं बनवाए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम अनेक ट्रेनिंग सेंटर, डाक तार, कचहरी, थाना, बैंक, बीमा, रक्षा, परिवहन, ग्रामीण प्रशासन, तमाम ऐसे नए कार्यालय सरकार द्वारा संचालन करने के लिए बहुत सारे कार्यों के लिए बनाए गए, जिसके कारण जो है ये आपका सेवाओं में वृद्धि हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कृषि व उद्योगों का विकास होने के कारण। जब एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा आपका, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ने के कारण जो सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चर का, इसमें देखेंगे कि इसके कारण जब कृषि और उद्योगों का विस्तार हुआ तो सेवा का अपने आप विस्तार हुआ। कई सारी सेवाओं के अवसर बढ़े, जिसमें व्यापार, परिवहन, भंडारण, कृषि सेवाएं। ये प्रमुख रूप से आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिएगा, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और जो तीसरा कारण है दर्शाया गया है वो है आय में वृद्धि से जीवन स्तर में वृद्धि। जब विकास हुआ, लोगों की आय बढ़ी, तो कुछ और सर्विस सेक्टर में वृद्धि हुई, जैसे रेस्तरां, रेस्टोरेंट बन गए, पर्यटन का बढ़ावा मिला। लोगों की जब आमदनी आई तो लोग घूमने फिरने, सैर सपाटे के लिए जाने लगे, जिससे कि पर्यटन क्षेत्र का विकास हुआ। मॉल बने, शॉपिंग, टूरिज़्म बढ़ा, निजी अस्पताल बने, निजी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान निजी बने, शादी विवाह, अनेक कार्यक्रम जो है, अनेक तरह की सेवाओं का अवसर बढ़ाए, जिसमें आप देखें ब्यूटी पार्लर लेकर के सैलून की सेवाएं, इस तरह से बहुत सजावट की सेवाएं, संगीत के कार्यक्रम, पूजा पाठ, दर्शन, तीर्थ यात्रा, भ्रमण, ये तमाम ऐसे अनेक सर्विस सेक्टर का उदय हुआ, जिसके कारण हमारे जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ा। और चौथा जो है महत्वपूर्ण, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का विकास। जो ये सर्विस सेक्टर आपका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी आने से आप देखिए कि अनुसंधान, सूचना तकनीक, अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं, कॉल सेंटर आदि, इसके कारण होटल, जलपान केंद्र, परिवहन, मनोरंजन, सिनेमा घर, थिएटर, गीत संगीत, बहुत सारे पर्यटन, बहुत सारे अवसरों में वृद्धि की सेवा के। तो इस तरह से सेवा के क्षेत्रों का विस्तार हुआ और कृषि के स्थान पर, प्राथमिक क्षेत्र के स्थान पर
तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान हमारे जीडीपी में बढ़ता गया। तो इस तरह से जो 4 मुख्य पॉइंट हमने बताए हैं आपको, पहला है सरकार द्वारा बुनियादी सेवाओं में वृद्धि, दूसरा कृषि व उद्योगों का विकास, इसके सामने दिया हुआ है कौन कौन सी सेवाओं में मुख्यतया वृद्धि की, ये आपकी किताब में है, दिया भी है, आप उसको भी पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान इस बारे में। आय में वृद्धि से जीवन स्तर में वृद्धि हुई, जिससे अनेक प्रकार की सेवाओं का विस्तार हुआ और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया आईटी पर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी पर टिकी हुई है। सारी व्यवस्था मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, उसमें भी आईटी का ही योगदान है। तो इस तरह से आप देखिए कि तमाम सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे कि जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा। अब आप ये देखिए, ये जो पॉइंट हमने बताया है, ये पॉइंट उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ये ध्यान से आप जब इसको आप पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ाया है वो ये है। इसके अलावा ये आगे जब बढ़ेंगे तो दूसरी पॉइंट ये दी हुई है जिसमें हमने एग्रीकल्चर की बात कही, ये एग्रीकल्चर वाली बात है। फिर तीसरी पॉइंट है जिसमें आय बढ़ने के कारण विस्तार हुआ, और चौथी पॉइंट जो है ये दिया हुआ है आईटी का विस्तार होने के कारण। ये इसके बारे में आप देखेंगे, आईटी का विस्तार होने के कारण कई सारी सेवाओं का विस्तार हुआ। तो इस तरह से पहला है जो दिया हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपकी पुस्तक में दर्शाया गया है। आप इसको पढ़ करके और अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद ये पूरे खुली बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात की, यानी कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, इस स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये सारा पार्ट आप इसको पढ़ेंगे तो अल्प बेरोजगारी, प्रत्यक्ष प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार से यह पार्ट समाप्त हुआ। अब आओ इन पर विचार करें। ये नेक्स्ट डे आपको फिर हम इसके बारे में समझाएंगे।